नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटेलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कभी भाजपा में जाने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी विचारधारा भाजपा से नहीं मिलती है। साथ ही जब उन्हें नई पार्टी बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, इसमें बहुत पैसा लगता है। असल में टीएस सिंहदेव आज राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में बने नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण किया। साथ ही कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। नहीं, मैं बीजेपी कभी नहीं जाऊंगा। मतलब एक ये यहाँ भी आप लोग शायद उस बाबत पूछ रहे होंगे। मेरी व्यक्तिगत जो विचारधारा है, मेरी जीवन की जो फिलॉसफी है, मेरे जीवन का जो दर्शन है, वो मुझे बीजेपी के साथ कभी नहीं जोड़ सकता। तो बीजेपी में कभी नहीं जा सकता। शेष राजनीति क्या रास्ता लेती है वो भविष्य में तय होगा। कोई अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, बहुत पैसे लगते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है, लेकिन सियासत चरम पर है। असल में सरगुजा जिला धान रकबा समर्पण करने में नंबर 1 पर है, जिसको लेकर भाजपा का कहना है कि जिले में धान का रकबा कम था और अब किसानों का रकबा समर्पित कराकर किसानों को हतोत्साहित करने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। ऐसे में अनुराग सिंह देव ने कांग्रेस को किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार बताया। भाजपा के आरोप को कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल ने खारिज किया है। कहा है कि इस बार सरगुजा में बारिश कम हुई थी, जिसकी वजह से धान का रकबा कम हुआ। सरकार की योजना के जरिए किसान सब्जी और अन्य फसलों को लेकर लाभ कमा रहे हैं। ऐसे में इस बार करीब 2,12,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा रही है। किसान को का रकबा कम करने में छत्तीसगढ़ सरकार की इतनी रुचि क्यों है, ये बड़ा प्रश्न का विषय है। ये सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार कहती है, दरअसल ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। अभी 31 जनवरी तक खरीदी होना है, सभी केंद्रों में खरीदी चल रही है और मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष से बहुत ज़्यादा मात्रा में सरगुजा जिले में किसानों का धान खरीदा जाएगा। तो ये आरोप सरासर गलत है, तथ्य से परे है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। शराबबंदी कांग्रेस के लिए गले की फांस बनी हुई तो भाजपा के लिए मुख्य चुनावी मुद्दा। शराबबंदी के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि हम शराबबंदी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 3-4 बार हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि अपने 2 आदमी भेज दो, 2 विधायकों को भेज दीजिए ताकि सामूहिक रूप से निर्णय लिया जा सके, लेकिन ये इसके लिए सहमत नहीं है। हम कह रहे हैं 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार थी, क्यों नहीं कर दी शराबबंदी? और कांग्रेस सरकार कोई मोदी जी की तरह नोटबंदी का काम बिना सोचे समझे कर दिया, उस तरह से बिना सोचे समझे नहीं करने वाली है। निश्चित रूप से गंगा जल की सौगंध खा के बोला था कि हम शराबबंदी करेंगे, तो शराबबंदी कर देना चाहिए। 4 साल सरकार को हो गए, 4 साल से अधिक होने जा रहे हैं, शराबबंदी की नहीं। और आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य क्यों जाएंगे इनके कमेटी में, क्योंकि इनकी नीयत ही साफ नहीं है। सवाल तो यह भी है कि क्या वाकई गंगा जल की कसम इसी बात को लेकर खाई थी कि शराबबंदी करेंगे? ये बड़ा सवाल है, चूंकि बहुत दिन तो हुए नहीं, ये 2018 की ही बात है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लौटे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वग्राही बनाने का आह्वान किया। इसके अलावा पार्टी का जनाधार व्यापक करने और नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की बात हुई है। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने कहा है कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य 2023 और 24 में एक बड़े बहुमत के साथ ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाना है। हमें केवल वोट राजनीति नहीं करनी है। वहीं रमन सिंह ने कहा कि हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, विश्वास होना चाहिए पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करना है, समाज में परिवर्तन के लिए दिशा देने लायक राजनीति करना है। मूल उद्देश्य मोदी जी के बोलने का ये था। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होता नहीं है और विश्वास रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। और हम सब मिलकर काम करेंगे तो आज जो वातावरण बनता जा रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा। स्कूल तो बनवा नहीं सकते, एक तो कॉलेज बनवा नहीं सकते, एक तो सड़क दे दोगे तो उसको 5 साल तो निकल गया, 5 साल में कोई सड़क नहीं बन पाया।
तो इनके पास पैसा न कौड़ी ठंडन गोपाल हैं। छोटे आदमी को बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हमारी कद छोटा है, प्रधानमंत्री का कद बड़ा है, हम लोग विधायक हैं, वो ज़्यादा बड़े आदमी बन गए, मंत्री हो गए, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर प्रधानमंत्री की पद की गरिमा के अनुरूप ही बातचीत करना। असल में रमन सिंह ने अमरजीत भगत के बयान पर पलटवार किया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के बेलपान और खैरी पहुंचे, जहां सीएम ने बेलपान में जन चौपाल लगाकर आम जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत भी कराया। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। कल तक के 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो, 100 लाख मतलब 1 करोड़ हो गए। अब यदि 10-12 दिन बाजे दिन उपराव फिर पहुंची जाए 1 करोड़ 10 लाख तक, मतलब 4 साल में उत्पादन ला तुम दुगुना कर दे। चुनावी साल में इंदौर भाजपा ने नए प्रयोग शुरू कर दिए हैं। अब बीजेपी शक्ति केंद्रों का भी गठन कर रही है। दरअसल शक्ति केंद्र मंडल और बूथ स्तर के बीच की इकाई है, यानी 5 से 6 मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया जा रहा है। इन शक्ति केंद्रों के लिए अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि मंडल और बूथ के बीच समन्वय का काम करेंगे। पिछले उपचुनाव के दौरान भाजपा ने इसी रणनीति के तहत चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने के लिए लड़ना है और उसके लिए हर संभव जो भी प्रयास हो सकते हैं पार्टी संगठन अपने स्तर पर करेगा। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, उन कामों को लेकर मतदाताओं के बीच में जाना। पुनर्वास मुद्दे को लेकर पिछले 1 साल से नवा रायपुर प्रभावित किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब इन किसानों को राहत मिल सकती है। किसानों का मंत्रालय में एनआरडीए के अधिकारी और मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ बैठक हुई, जिसमें किसानों को काबिज पूरी बसाहट और बाड़ी बयारा की जमीन का पट्टा देने पर सहमति बनी। दुर्ग में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उद्योगपतियों की बैठक ली है। वजह थी रसमड़ा में धूल और धुएं की समस्या, जिसको लेकर रहवासी परेशान हैं। बैठक में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा भी उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री ने कहा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि ये सुनिश्चित करें कि धूल और धुएं की समस्या पूरी तरह खत्म हो। उन पर चर्चा हुई है और बिल्कुल इस पर कार्रवाई के लिए बोल दिए हैं मंत्री जी द्वारा। तो इसमें 15 दिन या महीना के लिए 1 महीना या 15 दिन में इसका रिजल्ट अगर निकलेगा और 15 दिन के बाद फिर बैठाएंगे, जितने लोग बैठे थे फिर बैठाएंगे, इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है वो पता चलेगा। अधिकारियों को कि जाकर चेक करें कि जो मशीन उनकी लगी है वो सही है कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं, रात को बंद हो जाता है कर देते हैं क्या, दिन को चालू रखते हैं क्या, ये सब, और कितना % पर डे आ रहा है, कौन सी मशीन है, मशीन बदलना है क्या, सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है। कांग्रेस शासित नगर निगम के खिलाफ भाजपा मोर्चा खोली हुई है। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेता राजेश मूणत ने बताया कि अब एक्शन सोशल मीडिया में शिफ्ट होगा। कांग्रेस शहर सरकार के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया में भाजपा पोल खोलेगी। ये आश्चर्य लगता है, आप शहर में कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं पाए, एजुकेशन सेक्टर में आप कोई नई चीज संस्थान ला नहीं पाए ना आपने। अब जो संस्थान पुरानी चल रही है अच्छी, जहाँ पर वेटिंग है, जहाँ 1800 लोग वेटिंग है, नालंदा परिसर में 2-2000 लोग वेटिंग है, वहाँ जाकर के आप प्रोफेशनल तरीके से इतना अच्छा बना हुआ उस चीज को तोड़ करके आप चौपाटी बसाना चाहते हो। 3 साल हो गया उनके सांसद बने हैं। स्मार्ट सिटी की जितनी बैठकें होती हैं उसमें सांसद अध्यक्षता करते हैं। जितने प्रोजेक्ट बनते हैं, जितने DPR बनते हैं, उसमें वो स्वयं अध्यक्षता करते हैं। तो उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय ये बातें क्यों याद नहीं आई? उस समय कंस्ट्रक्शन के बारे में इन्होंने जितने DPR बने थे उसको चेक क्यों नहीं किया? जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा को वित्तीय स्वतंत्रता देने का
मुद्दा उठाया। जयपुर से लौटे गिरीश गौतम ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा है कि विधानसभा को ऑटोनॉमस शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा के तर्ज पर विधानसभा को अलॉट होने वाले बजट को खर्च करने की शक्ति विधानसभा के पास होनी चाहिए। विधानसभा को ऑटोनॉमस शक्ति प्राप्त हो तो बल्कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनने सैद्धांतिक तौर पर इसको स्वीकृति दी कि ये ठीक बात है। ऑटोनॉमस का मतलब कि हमारा जो बजट हमको अलॉट होता है, विधानसभा के स्वयं की शक्तियां हो, उसके आवंटन का कहाँ उसको कैसे काम करना है, ये शक्ति विधानसभा के पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा को लेकर सामाजिक संस्था असर ने साल 2022 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 4 साल में स्कूल में नामांकन को लेकर भारी गिरावट आई है। करीब 30% बच्चे स्कूलों से दूर हैं। इसके अलावा निजी और सरकारी स्कूलों के संयुक्त सर्वे में पाया गया है कि अंग्रेजी भाषा के 2 सरल वाक्य पढ़ पाने में प्रदेश के नौनिहाल सक्षम नहीं है। तीसरी क्लास की महज 3.5% छात्राएं ही अंग्रेजी के सरल वाक्यों को पढ़ सकती हैं। असर ने मध्य प्रदेश के 50 जिलों के 1499 गांवों में सर्वे किया। संस्था के राज्य समन्वयक ने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा में सुधार की बेहद आवश्यकता है और इस रिपोर्ट से शिक्षा व्यवस्था की मध्य प्रदेश में पोल खुल गई है। हमारी उपस्थिति देखते हैं तो वो 57% के आसपास है। अगर राष्ट्रीय औसत देखें वो भी 72% है, तो राष्ट्रीय औसत से भी हम नीचे हैं। यानी कि हमारे लगभग 40% से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो वो लर्निंग लेवल्स को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। इंदौर में 24 जनवरी को होने वाले इंडिया के और न्यूजीलैंड के क्रिकेट मैच का मामला हाई कोर्ट में अटका है। दरअसल याचिकाकर्ता राकेश सिंह यादव ने टिकट बिक्री पर सवाल खड़े किए थे और टिकट में ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगाकर जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने जवाब पेश करते हुए जानकारी दी कि प्रति मिनट 3000 से ज्यादा ऑनलाइन टिकट की बिक्री हुई है। क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि टिकट बिक्री में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। भारत न्यूजीलैंड का वनडे मैच है, उसमें जो टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की गई है उसको लेके हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी। 16,000 टिकट उन्होंने बेचना दिखाया है, जबकि कोर्ट में उन्होंने मात्र 500 टिकट के अंदर की जानकारी प्रस्तुत की है। कोर्ट में उन्होंने बस केवल करीब 400-500 टिकट्स के डिटेल्स उन्होंने दिया है और उनका कहना है ये टिकट्स हैं जो 1 मिनट में बिका है, ये पॉइंट है उनका। तो वी हैव चैलेंज दैट, और अपना कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है और शुड इंक्वायरी होना चाहिए। कोई भी साइट हमारी किसी भी समय पर क्रैश नहीं हुई है। आज भी साइट चल रही है और 3rd फ्लोर साउथ पेविलियन के 4000 ऐसा कुछ उसकी जो कीमत है वो अभी भी टिकट वहाँ पर बचे हुए हैं और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। पेटीएम के माध्यम से टिकट की खरीद फरोख्त हुई है और पेटीएम का पूरा रिकॉर्ड जवाब के साथ लगाया गया था, ये दर्शाते हुए कि एक एक टिकट की समरी हमारे पास मौजूद है। तो 3000 तो कम है, इससे कहीं ज़्यादा टिकट 1 मिनट में बिक सकते हैं और बिकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप इसका साक्षात उदाहरण है। कोर्ट ने सुनकर के, हम दोनों पक्षों की दलील सुनकर के और रिजर्व करा है ऑर्डर के लिए। जहां देश और प्रदेश में इतने केसेस पेंडिंग हो, वहां क्रिकेट मैच की टिकट कब बिकेगी कब नहीं बिकेगी, इस पर सुनवाई हो रही है। खबर तो यह भी है हालांकि रायपुर में होने वाले भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की भारी मारामारी देखने को मिल रही है। मैच की टिकट ऑनलाइन मिल रही है। क्रिकेट फैंस के दबाव के बाद बुधवार को टिकट की ऑनलाइन सेल दोबारा शुरू हुई, लेकिन महज 1 मिनट बाद ही सभी टिकट सोल्ड हो गई। साथ ही वेबसाइट भी क्रैश हो गई। जिन लोगों ने पहले ऑनलाइन टिकट बुक की थी उन्हें फिजिकल टिकट लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने मैच के टिकट के लिए मशक्कत कर रहे कुछ क्रिकेट फैन से बात की। हालांकि इसका प्रसारण तो टेलीविजन पर भी होगा। रायपुर में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और मेरे पीछे जो लाइन देख रहे हैं ये वो लाइन है जो टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। दरअसल जिन लोगों ने पहले वेबसाइट के थ्रू बुक कर ली थी उन्हें आज फिजिकल टिकट दिया जा रहा है। खोलते साथ ही टिकट से ख़त्म हो गई है, वेबसाइट भी क्रैश हो गई। लोग मौजूद उनसे बात करते हैं। बताइए कितनी दिक्कत हो रही है टिकट लेने में आप लोग को? सर बहुत दिक्कत हो रहा है सर, इतना प्रॉब्लम लाइफ में पहली बार है। और अभी जब आया था 3:45 को अभी वो ओपन हुआ था और 5 मिनट चला, उसके बाद बंद, सर्वर डाउन, और उसके बाद ना अभी हो रहा ही नहीं। और बार बार ये बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है बाहर, और 5 दिन से। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को ऑनलाइन बुक करने में टिकटें? और
आज तो थोड़ी देर के लिए खुला था, फिर बंद हो गया। मेरी पहले से बुक थी, उसी को लेने आया हूँ बस मैं। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? कुछ कमेंट्स करेंगे? टिकट बुक करने में कितनी दिक्कतें हो रही है? टिकट तो हो गई थी वैसे इजली बुक, इसमें दिक्कत हो रही है। टिकट तो फिर भी मिल गई थी। आज दोबारा जो ऑनलाइन खुला वो तो हमने किया नहीं, तो हमको पता नहीं, हमने पहले कर लिया था, बट अब ये लाइन लग रहे हैं ये थोड़ा। दोबारा पोर्टल खुला था वेबसाइट का, हाँ, तो क्या मिल पाई दोबारा आप लोग को टिकट? नहीं मिल पाई है, बिल्कुल नहीं मिल पाई है। और आप तो काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे टिकट लेने के लिए। सर्वर उसका माने खराब अभी चल रहा है, बिजी है। देख सकते हैं तमाम ये क्रिकेट फैंस हैं जो टिकट लेने के लिए पहुंचे हुए लाइन में, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले फेज़ में जो ऑनलाइन सेल चालू हुई थी तब अपनी टिकट बुक कर ली थी, लेकिन आज दोबारा जब सर्वर खुला है, पोर्टल खुला, तो ये जब लॉगिन करने जा रहे हैं, टिकट बुक करने जा रहे हैं, तो टिकट बुक नहीं हो रही। फैंस का यही कहना है कि खुलते साथ ही 5 मिनट में सारी टिकटें बिक गई, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है क्रिकेट को लेकर उत्साह जरूर है, लेकिन टिकट जब नहीं मिल पा रही है तो लोगों में थोड़ी सी मायूसी जरूर हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। एक युवा ने कहा कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो क्रिकेट की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। तो बहरहाल सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने दूर दूर से जो भक्तगण हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर के गुड़ियारी स्थित दही हांडी मैदान में 23 जनवरी तक धीरेन्द्र श्री राम कथा सुनाएंगे। 20 और 21 जनवरी को उनका दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें भक्तों की अर्जी स्वीकारी जाएगी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की समस्या का समाधान भी करेंगे। उनकी कथा में न सिर्फ आम जनता बल्कि बीजेपी, कांग्रेस समेत अलग अलग पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं। कथा स्थल का जायजा लिया है संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों रायपुर के गुड़ियारी स्थित दही हांडी मैदान में श्री राम कथा कर रहे हैं, और हम आपको सीधे गुड़ियारी के दही हांडी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, और इन्हीं से आप समझिए कि उनकी भक्तों की संख्या कितनी ज्यादा है। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? बलौदा बाजार से। कितनी श्रद्धा है आपको इनकी कथा में, महाराज जी की कथा? इनकी कथा में श्रद्धा ये है कि मैंने इनके वजह से लहसुन प्याज त्याग दिया है, और दूसरी चीज़ ये है कि इनका हर चीज़, जैसे अभी अर्जी लेना, तो मैंने अर्जी ली है घर पे ही खुद। आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से आई हूँ, और मैंने YouTube के माध्यम से देखा है, और बागेश्वर बालाजी को नमस्कार है, मेरा प्रणाम है उनको। और मुझे अच्छा लगा कि हम इनसे जुड़े हुए हैं, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर सच्चे दिल से मानोगे तो आपको सपना में भगवान जी दिखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आई हुई है? मैं यहीं गुड़ियारी से हूँ। मैं यहाँ पे कल भी आई थी, कलश यात्रा में भी आई थी। यहाँ के भी बागेश्वर धाम सरकार जी का बहुत पूरे विश्व में इनका नाम है, और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा इनका, मतलब इतने लोगों को इन्होंने संभाल के रखा है, सनातन। तो जैसा कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और जनता की भीड़ बताती है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में लोगों की कितनी श्रद्धा है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों रायपुर में हैं, गुड़ियारी में श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं। इसी बीच अंधश्रद्धा उन्मूलन द्वारा की गई चुनौती को धीरेन्द्र ने स्वीकारा। उन्होंने कहा कि वे रायपुर आए हैं, मैं उनके टिकट का खर्च भी दूंगा। सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, विरोधियों को फंडिंग मिलती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है न दावा है, फिर बवाल क्यों? हम किसी को बुलाते नहीं, आप आओ, किसी को प्रेशर नहीं देते। सनातन का प्रचार करना संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है, ये तो सही बात भी है। हम अनुच्छेद 25 के तहत अपने इष्ट का प्रचार करते हैं। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम कोई समस्या मिटा देंगे, लेकिन आपको हमारे इष्ट पर विश्वास है। हमारे इष्ट हनुमान जी समस्या मिटा देंगे। हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है? तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे? देश प्रदेश के एकमात्र पंचकोशी धाम यात्रा का समापन आज राजिम के
कुलेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में हुआ। यात्रा के अंतर्गत 7 शिवलिंग के दर्शन नंगे पैर पैदल चलकर किया जाता है, जिसमें रायपुर जिला पटेवा में स्थित पटेश्वरनाथ, चंपारण के चंपेश्वरनाथ, महासमुंद जिला के स्थित बमनेश्वरनाथ, गरियाबंद जिला के फिंगेश्वर में स्थित फनी फिकेश्वरनाथ, कोपरा के कोपेश्वरनाथ, लफंदी के अवघड़दानी बाबा और राजिम में स्थित कुलेश्वरनाथ महादेव आते हैं। सभी मंदिरों की दूरी एक दूसरे से 5-5 कोस की दूरी पर स्थित है, इसलिए इस यात्रा को पंचकोशी धाम की यात्रा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिन जमकर धरना प्रदर्शन होगा। 26 जनवरी के परेड समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं पर कई कर्मचारी संगठनों की नजर टिकी है। इसी साल चुनाव है और मार्च में ही बजट आना है। इसे देखते हुए सारे संगठनों ने दबाव और उम्मीद की आखिरी कोशिश के तौर पर धरना प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया है। कल सुबह 8 बजे से ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज हमारे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की तरफ से सारे छत्तीसगढ़ के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें बंद रहेगी और जो हमारी डिमांड है उसके लिए हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। पिछले 2 साल से यही कुछ इसीलिए हड़ताल पे नहीं जा रहे। हमारी डिमांड तो पिछले 2 साल से हम चक्कर काट रहे हैं, बट जब हमारी डिमांड एक भी डिमांड कोई कंप्लीट नहीं हुई, इसी वजह से जाना पड़ा। हमें भी पता है कि इससे मरीजों को तकलीफ तो होगी, पर अब उसका कुछ अल्टरनेटिव निकालेंगे। भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में तखतपुर के बेलपान पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर फिर अपनी बात रखी। पत्रकारों से चर्चा में सीएम ने कहा कि किसी को टिकट देने का काम पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि सभी 71 कांग्रेस विधायकों को टिकट मिले, वो फिर जीत कर आए। टिकट देने का काम पार्टी का है। अब जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा पार्टी तय करेगी। मेरी कोशिश तो है कि 71 के 72 विधायक को टिकट मिले और चुनाव जिताएं। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर कल से हड़ताल पर रहेंगे। सुबह 8 बजे से ही सभी इंटर्न, जूनियर और बॉन्ड डॉक्टर काम बंद कर देंगे। उन्होंने ओपीडी और रूटीन कामकाज के अलावा इमरजेंसी सेवा से भी खुद को अलग रखने का ऐलान किया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर काम करते हैं और अस्पतालों में मरीजों के इलाज का बड़ा जिम्मा इन्हीं पर होता है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी टाइमिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों के बीच ठन गई है। मेडिकल कॉलेज के टीचर और डॉक्टर नई व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो डॉक्टरों के वेतन और दूसरी सुविधा देने के साथ नर्सिंग, सीनियर रेजिडेंट समेत दूसरे स्टाफ बढ़ाने की बात कह रहे हैं। इस बैठक में डीन्स और सुपरिटेंडेंट लोग ही इसका टाइमिंग को फाइनलाइज किया गया है, तो उन्हीं लोगों के द्वारा फाइनल किया गया। तो इसी के लिए तो इसमें क्या आपत्ति है मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज इसने शासन ने कोई डिज़ाइन नहीं किया है, डीन और सुपरिटेंडेंट लोग ये तय किया है। यदि कोई भी डॉक्टर के संबंध में कोई भी समस्या होगा तो आके हमसे चर्चा कर सकते हैं। बिलासपुर के सिम्स के डीन के खिलाफ सिम्स की ही एक महिला डॉक्टर ने राज्य महिला आयोग के पास कंप्लेन की है। महिला डॉक्टर का आरोप है कि सिम्स के डीन उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, साथ ही उन पर झूठी शिकायत और बार बार नोटिस देने का आरोप भी लगाया। सिम्स के डॉक्टर के खिलाफ और डीन के खिलाफ भी मामला आया है और इस मामले में दोनों के पास इतने सारे दस्तावेज हैं एक दूसरे के खिलाफ, दोनों को समझाइश दिया गया। सिलसिलेवार अपने दस्तावेजों को और डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके आयोग में 15 फरवरी तक प्रस्तुत करें और उसके बाद एक स्पेशल कमेटी सारे दस्तावेजों की जांच करेगी और उसके बाद इस प्रकरण को सुनवाई में लिया जाए। ग्वालियर जिले में कोरोना की महामारी के जाते ही अब निजी अस्पतालों पर ताले लगना शुरू हो चुके हैं। बीते 2 महीने पहले तक जिले में 419 निजी अस्पताल थे, जो अब घटकर 402 हैं। आशंका है कि इतने ही अस्पतालों पर और जल्द ही ताला लगने वाला है। कई बार पेशेंट भर्ती कर लेते हैं, फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, तो फिर वो दिक्कतें क्रिएट होती हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम अवॉइड करें।
ऐसे लोगों को, हॉस्पिटल्स को हतोत्साहित करें। तो उस संदर्भ में हमने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले भी बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज की भी मान्यता निरस्त हुई है। दूसरों के लिए कई आशियाने बनाने वाला अंबिकापुर नगर निगम 18 साल बाद भी अपने लिए छत नहीं बना सका है। निगम को अब तक ऑफिस के लिए जमीन नहीं मिल सकी, कभी मिली भी तो किसी न किसी वजह से काम अटक गया। आखिर निगम को इतने सालों में ही क्यों नहीं मिला अपना खुद का ऑफिस? देखिए एक रिपोर्ट। आखिर कब पूरी होगी जमीन की खोज? क्या इस साल मिल पाएगा निगम को दफ्तर? अंबिकापुर नगर निगम को बने 18 साल बीत गए। इन 18 सालों में नगर निगम ने हजारों लोगों के लिए छत की व्यवस्था की, लेकिन नगर निगम अब तक खुद के लिए ऑफिस चलाने के लिए भवन की व्यवस्था नहीं कर सका है। दरअसल सरकार ने निगम को दफ्तर चलाने के लिए बिल्डिंग बनाने 8 साल पहले ही करीब 5 करोड़ की राशि मंजूर कर दी थी। निगम ने सबसे पहले नए बस स्टैंड के गौरापथ मार्ग पर बिल्डिंग का काम शुरू किया, लेकिन कम जगह और पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण निर्माण स्थगित हो गया। इसके बाद कुछ महीने पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल की जमीन पर मंत्री टी.एस. सिंहदेव के हाथों निर्माण शुरू कराया गया, लेकिन कॉलेज की आपत्ति के बाद काम यहाँ भी रुक गया। काम लेट होते होते कई साल हो गए। निगम के पास खुद का दफ्तर नहीं है। इसी वजह से निगम को ऑफिस पानी की टंकी के नीचे संचालित करना पड़ रहा है। वहीं मामले में महापौर का कहना है कि घड़ी चौक पर ही जमीन के आवंटन की मांग की गई है। जैसे स्वीकृति मिलेगी काम शुरू किया जाएगा। डायरेक्टर महोदय से भी हम लोग की बात हुई है, जल्दी ही वो वहाँ से आदेश जारी होगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो पुराने जो अभी जहाँ भवन है उसी के सामने वाले जगह पे उसे बनाया जाएगा। 8 सालों से राशि स्वीकृत होने के बावजूद भवन न बन पाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने नगर निगम को कांग्रेस के शासन में फेल बताया और कहा कि ये सड़क, नाली, पानी कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। ये खुद ही ये बहुत बुरी हालत में है और ये खुद एक जगह नहीं ढूंढ पा रही है कांग्रेस, और एक भवन नहीं बना पा रही है। 8 वर्षों से इसको पैसा स्वीकृत है 5 करोड़ रुपए, लेकिन दुर्भाग्य है इस शहर का और दुर्भाग्य ऐसे जनप्रतिनिधि जो नगर के महापौर सब मिले हैं जो एक भवन नहीं बना पा रहे। अक्सर पैसों की कमी कोरोना प्रशासन के अफसर रोकर काम लेट होने की वजह गिनाते हैं, लेकिन निगम दफ्तर के लिए शासन पहले ही राशि मंजूर कर चुका है। मामले में प्रशासन की उदासीनता साफ झलकती है और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठती है कि आखिर 18 साल में जिम्मेदार निगम के दफ्तर के लिए जमीन क्यों नहीं खोज पाए। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। नीमच जिले के जीरन तहसील के एक गांव में तेंदुआ सूखा कुएं में गिर गया। मामले की जानकारी तब हुई जब ग्रामीणों ने कुएं से तेंदुए की आवाज सुनी। भिलाई से रायपुर तक सफर तय कर रहे लोगों की सुविधा के लिए दुर्ग जिला यातायात पुलिस गूगल मैप का सहारा ले रही है। ब्लू और ऑरेंज 3 सिग्नल गूगल मैप के माध्यम से मिल रहे हैं। अगर इस सिग्नल्स के माध्यम से यदि ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना मिलती है, इन इंस्ट्रूमेंट को भी लेकर ट्रैफिक पुलिस पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप निश्चित तौर पर इसमें आम पब्लिक को और ट्रैफिक को फायदा मिलेगा। नमस्कार।